नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। 83 हफ्तों से लगातार देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लाल सागर में हूती यूएस की जंग भड़की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूएस नौसेना बेड़े पर हूती के हमले तेज हो गए हैं। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हूती का हमला हुआ है। यूएसएस मेसन ने नाकाम की है हूती की मिसाइल। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उधर लाल सागर विश्व युद्ध की प्रस्तावना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। अमेरिकन अलाइड फोर्सेस ने मिलिटेंट संगठन हूती के ठिकानों पर 36 हमले किए। हूती के 18 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। इन हमलों के बाद हूती ने अमेरिकी नौसेना से सीधी जंग शुरू कर दी। लाल सागर से गुजरते अमेरिका के ऑयल टैंकर को ड्रोन हमले से जलाकर खाक कर दिया है और अमेरिकी नौसेना बेड़े पर मिसाइल हमले तेज कर दिए। 5 दिन में हूती ने अपनी मिसाइलों से 8 से ज्यादा मालवाहक जहाजों की जलसमाधि बना दी है। ईरान ने अमेरिका पर हमले तेज करने के लिए हूती को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। देखिए लाल सागर की जंग कैसे पूरे अरब में फैलाने की तैयारी की जा रही है। धरती का सबसे विध्वंसक रण क्षेत्र बन चुका है लाल सागर। लाल सागर में रण का सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर इस वक्त अमेरिका और यमन के मिलिटेंट ग्रुप हूती के बीच महासमर छिड़ चुका है। फरवरी महीने में चौथी बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यमन में हूती के ठिकानों पर हमले करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से बीती रात अमेरिका के फाइटर जेट उड़े और यमन में बारूदी बरसात शुरू कर दी। देर रात यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने यमन में हूती के ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यूएस के साथ साथ ब्रिटिश सेना के फाइटर जेट्स ने साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस से उड़ान भरी और हूती पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। दोनों देशों के पायलट्स ने हूती के ठिकानों पर विनाशक बमबारी की। यूएस और यूके की एयरफोर्स ने हूती के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाए। हूती पर टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल से भी हमले किए गए। दक्षिणी लाल सागर से युद्धपोत और सबमरीन से भी मिसाइलें बरसाई गई। ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर के तहत हूती के 18 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों के टारगेट पर हूती के अंडरग्राउंड स्टोर, मिसाइल, ड्रोन गोदाम और रडार सेंटर रहे। पेंटागन का दावा है कि हूती को इन हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हूती नियंत्रित यमन के कई शहरों पर अमेरिकी और ब्रिटिश वायुसेना ने बमबारी की। देखिए अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट लाल सागर में तैनात यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर से उड़े। ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर में अमेरिका के F-18 फाइटर जेट शामिल हुए। हूती के ठिकाने पर हमले करने के लिए ब्रिटेन के 4 यूरो फाइटर टाइफून ने भी उड़ान भरी। हूती के ठिकानों पर टॉम हॉक मिसाइलों से हमले किए गए। इसके साथ साथ पेव वे 4 बम भी हमले के लिए इस्तेमाल किए गए। अमेरिकी सेना के रीपर ड्रोन से हूती के ठिकानों की रेकी करने के बाद हमले किए गए।
लाल सागर के नौसेना बेड़े में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप से भी मिसाइलें बरसाई गई हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाया तो हूती ने भी उसका जवाब बड़े पलटवार से दिया। हूती ने लाल सागर से गुजरते अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला किया। हूती के ड्रोन हमले से अमेरिका का ऑयल टैंकर शिप टॉम थॉर नष्ट हो गया। अमेरिकी हमलों के पलटवार में हूती ने लाल सागर में तबाही मचा दी और अमेरिकी नौसेना पर मिसाइल हमला कर दिया। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी नौसेना बेड़े पर हमला किया। अमेरिका के यूएसएस मैसन जहाज के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को नाकाम कर दिया। अमेरिका हूती के विध्वंसक और एडवांस हथियारों को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा है। हूती को ईरान ने एडवांस मिसाइलें दे रखी हैं और अब रूस से हथियार सप्लाई शुरू हो चुकी है। पच्चीस फरवरी को हूती ने यूएस के ऑयल टैंकर टॉम थॉर को नष्ट कर दिया। इससे पहले 20 फरवरी को हूती ने एमएससी सिल्वर नाम के इजरायली जहाज पर हमला किया। हूती ने मिसाइलों से इसको टारगेट बनाया। इसके साथ साथ यूएस के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया। यह जहाज अनाज लेकर यमन जा रहा था। इससे पहले 19 फरवरी को हूती ने एक ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला किया। अदन की खाड़ी से गुजरते हुए जहाज पर सी ड्रोन से हमला किया गया। इसी दिन हूती ने ब्रिटिश कार्गो शिप रूबी मार पर भी सी ड्रोन से हमला किया। अमोनिया लदे जहाज में विस्फोट हुआ और वो डूब गया। इसके साथ ही हूती ने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज पर भी सी ड्रोन से हमला किया। जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा। छठा हमला भी हूती ने यूएस के मालवाहक जहाज पर किया। इसे भी सी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ब्रिटेन और अमेरिका के बाद डेनमार्क के मालवाहक जहाज पर भी अदन की खाड़ी से गुजरते हुए सी ड्रोन से हमला किया गया। इस तरह 5 दिन में हूती 8 जहाजों पर हमला कर चुका है। लाल सागर की जंग अब हूती बनाम अमेरिका हो गई है और ईरान इस जंग को विस्तार देने में लगा है। ईरान का प्लान है कि अमेरिका से अरब को किसी भी कीमत पर बाहर किया जाए। ईरान सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को गाजा मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। सभी मुस्लिम देश गाजा पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ खड़े हों। गाजा पर युद्ध थोपने वाली शक्तियों से लड़ रहे संगठनों का समर्थन करना चाहिए। ईरान चाहता है कि चीन रूस के साथ साथ अरब के प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे आए और प्रॉक्सी को एक मजबूत सेना बनाकर अमेरिका पर हमला करा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, ज़पोरिजिया खरसोन में रूस के हमले, यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर गोलाबारी। रूस ने हॉवित्जर से की भारी गोलाबारी, यूक्रेन के 77 सैनिकों की मौत का दावा। तो पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा है। रूसी सर्विलेंस प्लेन को तबाह करके अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं। दूसरी तरफ नेटो ने भी यूक्रेन को सदस्य बनाने का मन करीब करीब बना लिया है, जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब रूस ने यूक्रेन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके बाद यूक्रेन पूरी तरह से बारूदी बवंडर से घिर गया है। अब अगर नेटो यूक्रेन को बचाने के लिए आगे आता है तो रूस को पलटवार करना पड़ेगा और वो जरूर करेगा, जिससे यूरोप विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है।
इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, जो सिर्फ पुतिन के प्रतिशोध का ट्रेलर है। सोचिए अभी कितनी भयानक तबाही बाकी है। मरिंका फ्रंट से लेकर ओडेसा फ्रंट तक इतना बारूद बरसाया गया जिससे यूक्रेन थर्रा गया। और इसके अलावा रूसी सैनिकों ने जो तबाही मचाई वो अलग है। यानी यूक्रेन को रूस के सर्विलांस प्लेन को तबाह करना इतना भारी पड़ेगा, ज़ेलेंस्की इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए होंगे। रूस का पलटवार राजधानी कीव पर हमले से शुरू हुआ। सुबह 5 बजे शाहेद ड्रोन से कई हमले किए गए। कई घंटों तक यूक्रेन के शहरों में सायरन बजते रहे। उधर रूस ने ओडेसा तक मिसाइल स्ट्राइक करके अपने इरादों को जाहिर कर दिया। दरअसल ये सर्विलांस विमान के तबाह होने के बाद का बारूदी तूफान था, जिसके लिए पुतिन ने खास फरमान जारी किया था। कई फ्रंट पर हमले किए गए, जिससे नाटो को यह समझ आ जाए कि रूस बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। वैसे भी पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि A-50 प्लेन की तबाही से उसे काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 10 क्रू मेंबर भी मारे गए। 5 मेजर, 3 कैप्टन, 1 लेफ्टिनेंट, 1 नेवल ऑफिसर। यूक्रेन के एक हमले से रूस को इतना बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। इतने अधिकारी एक साथ अभी तक नहीं मारे गए। जाहिर है यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद जागी है कि वो अब रूस से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हथियारों की खेप मिलने लगी है। जब अभी A-50 प्लेन को मार गिराया, सोचिए जब F-16 मिल जाएंगे तो रूस में कितनी तबाही हो सकती है। लेकिन पुतिन ने पलटवार करके बता दिया है कि रूस हर हमले का जवाब कितना खौफनाक दे सकता है। बाखमुत में रूसी सैनिकों ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन G8-S से यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दिया। रोबोटाइन में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस दौरान जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसके अलावा अवदिव्का के केमिकल प्लांट पर रूसी सैनिकों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सैनिक वहां काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग गए, जिसे रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों पर हमले का मौका मिल गया। BMP के जरिए क्लोज रेंज से फायरिंग की गई। इस दौरान एक घर में आग लग गई, जहां रूसी सैनिक छुपे थे। इसके अलावा यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। साथ ही नाटो को भी धमकी दे डाली कि अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। तो रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है। मरिंका में 23 हमले किए, जबकि बाखमुत में 11 मिसाइल स्ट्राइक की। सूमी में 30 हमले करके यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसी तरह कुपियांस्क में 17 हमले, जबकि खार्किव में 13 हमले। डोनेस्क में 10 ड्रोन स्ट्राइक, लुहांस्क में 6 हमलों में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। वही नेवल्स्के में 11 हमले, जबकि ज़ैपोरिजिया में 8 हमले और ओडेसा में 2 हमले करके जबरदस्त बदला लिया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो देशों को भी डर लगने लगा है।
कहीं पुतिन का अगला टारगेट वो तो नहीं? क्योंकि नाटो चीफ के एक बयान से पुतिन आग बबूला हो गए हैं। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। नाटो देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन सदस्यता पाने के बेहद करीब पहुंच गया है। यूक्रेन को नाटो देशों के हथियार देने से रूस पहले ही बौखला रहा है। अब नाटो चीफ ने यूक्रेन की सदस्यता की संभावना जताकर पुतिन के गुस्से को बढ़ा दिया है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो ऐसे में यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि पुतिन बेहद कम वक्त में यूक्रेन को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के इतने ज्यादा हमले से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। आखिर रूस के पास इतने ज्यादा हथियार आए कहां से? रूस न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि उसे नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी भारी संख्या में हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन ने भी इस बात की आशंका जताई कि ईरान ड्रोन के अलावा रूस को मिसाइल भी भेज रहा है। अभी तक ईरान रूस को 400 से ज्यादा मिसाइलें दे चुका है, जिसमें 100 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की खेप भेज रहा है। किम की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया पिछले साल से अब तक गोला बारूद के 10,000 कंटेनर भेज चुका है। इसके अलावा रूस खुद भी तेजी से हथियार बना रहा है। खास बात यह है कि रूस ने अपनी आईसीबीएम को साइलो में अलर्ट मोड पर रख दिया है। ऐसे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ब्रिटेन पर एटमी हमला कर सकता है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन सबसे आगे है। क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है। इस बीच अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो रूस हमला जरूर करेगा और यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेट्स्क पर रूस का मिसाइल हमला, बड़ी खबर। मिसाइल विस्फोट से रेलवे स्टेशन तबाह हो गया। कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। तो अब तक रूस सिर्फ नेटो देशों से यूक्रेन आ रहे हथियारों से फिक्र में था, लेकिन अब रूस को यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का सबूत मिला है। रूस ने कुछ अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार भी किया है। रूस का दावा है कि नेटो देशों से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सेना की कई टुकड़ी भेजी गई। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। रूस के 8 फाइटर जेट और एक सर्विलांस विमान को गिरा दिया गया था और रूस को अब शक है कि यूक्रेन की आक्रामकता के पीछे अमेरिका के सैनिक हैं। दुनिया की सबसे तेज तर्रार फौज, महीनों की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जमीन, हवा और पानी में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जमकर लड़ना सिखाया जाता है। अलग अलग तापमान, अलग अलग हालात और हर बड़ी चुनौती से भिड़ने में ट्रेंड किया जाता है। ये तस्वीरें अमेरिकी सेना के कमांडो ट्रेनिंग की हैं।
अमेरिका को अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है तो इसकी एक वजह यूएस आर्मी भी है। जरा सोचिए, अगर यूक्रेन में यूएस आर्मी के जवान युद्ध लड़ेंगे, अगर रूस के सैनिकों का सामना अमेरिकी फौज से होगा, यकीनन मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा और रूस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। रूसी सेना के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ऐसा होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है। रूस ने वीडियो जारी किया है। दावा है कि जमीन पर बैठे ये तमाम सैनिक यूक्रेनी नहीं बल्कि अमेरिकी हैं। रूस की सेना ने इन्हें युद्ध के दौरान यूक्रेन से बंदी बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिकी सेना की कई टुकड़ी भेजी गई हैं। अमेरिकी सैनिक यूक्रेनी फौज की वर्दी में लड़ रहे हैं। फ्रांस से सैनिकों के भेजे जाने के कई सबूत मिल चुके हैं। नाटो की सेना ने यूक्रेन में मोर्चा संभाल लिया है। तो यूक्रेन को नीदरलैंड से वेरा एनजी रेडार सिस्टम मिल रहा है। इस रेडार में 3 रिसीवर एंटीना होते हैं जो 360 डिग्री पर निगरानी करते हैं। ये किसी भी फाइटर विमान या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को 400 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। ये समुद्र में मौजूद युद्धपोत के हर मूवमेंट की जानकारी देता है। 1 से 5 सेकंड के भीतर इसका डेटा अपडेट होता रहता है। 360 डिग्री पर निगरानी की वजह से यह हवा से लेकर जमीन तक मौजूद दुश्मन की जानकारी देता है। यह दुश्मन के टैंकों की मूवमेंट को भी बताता रहता है। खास बात है, इस रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलती, जिसकी वजह से इसे दुश्मन तलाश नहीं सकता है। रडार सिस्टम के तीनों रिसीवर एक कमांड सेंटर को पल पल की जानकारी भेजते रहते हैं और इस कमांड सेंटर से एयर डिफेंस को चलाने वाली यूनिट तक जानकारी पहुंचती रहती है। यानी रडार की मदद से सेना किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना साध सकती है। यानी अब रूस का युद्धपोत काला सागर में गश्त कर रहा या फिर क्रीमिया के तट से किसी युद्धपोत की मूवमेंट हो, अजोव से कोई बॉम्बर या फाइटर टेक ऑफ करे या फिर कामिकाजी ड्रोन यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़े, यूक्रेन को नीदरलैंड्स के रडार से हर जानकारी मिलती रहेगी और मिसाइलों से यूक्रेन कभी भी सटीक निशाना साधने में कामयाब रहेगा। कुछ दिन बाद ही यूक्रेन के पास F-16 फाइटर जेट भी होगा। यानी यूक्रेन को रडार से सटीक जानकारी मिलेगी और फिर F-16 उसका काम तमाम करके वापस लैंड कर जाएगा। रूस वेरा एनजी रडार और F-16 की खतरनाक जोड़ी से डरा हुआ है। रडार पल पल दुश्मन के जेट की जानकारी भेजता रहता है। F-16 का पायलट हवा में बिना दुश्मन के करीब गए सटीक निशाना लगा सकता है। तो यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष का काउंटर अटैक प्लान लीक हो गया है। साइरस्की ने क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने ये टास्क क्रीमिया के तातर लड़ाकों को सौंपा है। इस बात की जानकारी क्रेमलिन तक पहुंची तो क्रेमलिन ने भी अपना काउंटर प्लान एक्टिवेट कर दिया। अगर क्रीमिया ब्रिज पर धमाका हुआ तो पुतिन की सेना सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में तबाही का तूफान लेकर आएगी। युद्ध के 2 साल बीतने के साथ ही यूक्रेनी सेना का नया काउंटर अटैक शुरू हो गया। 3 दिनों से यूक्रेनी सेना कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले कर रही है। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन रूस के 7 लड़ाकू विमान, 1 सर्विलांस विमान, 6 हथियार फैक्ट्रियों को जला चुका है।
इसी के साथ ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में यूक्रेनी सेना की वापसी हो चुकी है। New counteroffensive, new operation, and of course it's not. I'm not speaking that we will just stay. Of course it depends on a lot of things. Yeah, some John shouted that. So will Ukrainians survive without Congress support? Of course, but not all of us. And if we understand this price. ज़ेलेंस्की के इस घोषणा के साथ ही यूक्रेन का काउंटर अटैक प्लान लीक हो गया। यूक्रेनी सेना क्रीमिया ब्रिज को उड़ाना चाहती है। इसके लिए यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष साइरस्की ने खतरनाक रणनीति बनाई। क्रीमिया ब्रिज पर धमाका हुआ, वो बर्बाद हुआ तो रूसी सेना का सप्लाई रूट कट जाएगा और इसी के साथ यूक्रेन को जंग में बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया गया है, बल्कि साइरस्की ने इस प्लान को लॉन्च भी कर दिया है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से कई धमाके किए। यूक्रेनी सेना के ब्लास्ट से रूसी फौज दहल गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए, 1 दर्जन जवान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए कई एम्बुलेंस पहुंचे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन सेवेस्तोपोल में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है। रूस की रक्षा प्रणाली को खत्म करने के बाद यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को उड़ा सकता है। यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष ने क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की जिम्मेदारी क्रीमिया के ताताल लड़ाकों को दी। ताताल लड़ाकों के चीफ मुस्तफा जेमिलेव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके फाइटर ब्रिज को उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौका मिलते ही बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हम ब्रिज को उड़ाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ रेडी है। हम क्रीमिया ब्रिज को किसी भी वक्त तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तब करेंगे जब इसकी जरूरत होगी। इस बीच अमेरिका के रिटायर्ड जनरल बेन होजेस ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि क्रेमलिन यूक्रेनी सेना को हल्के में लेने की गलती नहीं करे। 6 ऐसे रास्ते हैं जिस पर ज़ेलेंस्की सेना पुतिन पलटन को परास्त कर सकती है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक सबसे पहले यूक्रेन को क्रीमिया में विध्वंसक हमला करना होगा। यही प्लान साइरस्की ने भी बनाया है। इसके बाद रूस की ब्लैक सी फ्लीट को कमजोर करना होगा, साथ ही रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना होगा, ऑयल डिपो को जलाना होगा, नए जवानों की भर्ती और तैनाती करनी होगी। ज़ेलेंस्की को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा। इसके अलावा यूक्रेनी सेना की लीडरशिप को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अमेरिकी जनरल बेन होजेस ने दावा किया है कि अगर यूक्रेनी सेना इन 6 रास्तों पर चली तो रूस की हार तय। क्रेमलिन को भी यूक्रेन के क्रीमिया प्लान की जानकारी मिल गई। यही वजह है कि रूस ने भी इसका बदला लेने की तैयारी कर ली। यूक्रेन अगर क्रीमिया ब्रिज को उड़ाएगा तो जवाब में रूसी सेना ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में धमाका करेगी। इससे यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। ये रेडिएशन बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाएगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ जनरल राफेल ग्रॉसी ने ऐलान किया है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट में पिछले कुछ दिनों से हर रोज धमाके हो रहे हैं। ये धमाके रूसी सेना कर रही। ये इस बात का संकेत है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया तो रूस ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर मिसाइल दाग देगा और फिर युद्ध के मैदान में अनर्थ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन के कट्टर विरोधी नवेल्नी की मौत से जुड़ा एक और राज सामने आया है। रूस के मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है नवेल्नी की मौत एक मुक्के के लगने से हुई है, लेकिन वो पंच किसी सामान्य आदमी का नहीं बल्कि एक KGB एजेंट का था। यानी पहले CCTV कनेक्शन काटा, फिर नवेल्नी को मार डाला। अभी तक क्रेमलिन ने इस बारे में कोई बात नहीं की है,
बल्कि यूरोपीय यूनियन की इंटरनेशनल जांच की मांग से भी इनकार कर दिया है। साथ ही नवेल्नी के परिवार वालों को भी परेशान किया जा रहा है। नवेल्नी के भाई पर भी केस दर्ज किया गया है। В каюте открывается только. नवेल्नी के भाई ओलेग नवेल्नी का नाम भी वांटेड की लिस्ट में डाल दिया गया है। उन पर एक नया केस दर्ज किया गया है। ओलेग नवेल्नी इस वक्त साइप्रस में, वो 2021 से रूस नहीं लौटे हैं। इस बीच रूस ने यूरोपियन यूनियन की मांग ठुकरा दी है, जिसमें नवेल्नी की मौत की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए कहा गया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया है, अब इसे उचित नहीं ठहरा सकते, खासतौर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से उठाई गई मांगों को। जबकि इससे पहले रूसी संसद के स्पीकर वोलोदिन ने नवेल्नी की मौत के पीछे वॉशिंगटन और ब्रसेल्स को बताया था। यानी नवेल्नी की मौत का राज लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच उनके समर्थकों का प्रदर्शन भी तेज हो गया है, जो इसे हत्या बता रहे हैं। अब मानवाधिकार संगठन Gulagu.net ने कहा है कि नवेल्नी की मौत केजीबी के स्पेशल पंच से हुई है। पुतिन के जासूसी करियर के दौरान उसे पुतिन पंच कहा जाता था। नवेल्नी को पहले केजीबी एजेंट ने सीने पर पंच मारा, फिर करीब 2 घंटे के लिए -30 डिग्री जमा देने वाली ठंड में छोड़ दिया गया। जबकि सामान्यतः जेल में कोई भी कैदी 1 घंटे तक ही बाहर रह सकता है। मौत होने के बाद नवेल्नी के शरीर पर लगी चोटों को छुपाया गया, उनके शव को पूरी तरह ढक दिया गया। ये जानकारी जेल के एक कैदी ने बताई है। वन पंच तकनीक रूसी स्पाई एजेंसी केजीबी पहले से इस्तेमाल करती आई है, जिसमें कैदी को मार दिया जाता है, जिसमें मारे जाने का कोई सबूत या निशान नहीं मिलता था। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि मौत से पहले नवेल्नी की जेल का सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया गया था। नवेल्नी समर्थकों को शक है कि क्रेमलिन इस बात का इंतजार कर रहा है जिससे हत्या के सबूत मिट जाएं और लोग इसे आसानी से मौत मान लें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में तबाही मचा रहे इजरायल ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। अब इजरायल गाजा के अलावा वेस्ट बैंक से भी ईरानी समर्थित संगठनों का पूरी तरह सफाया करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जॉर्डन से लगती सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और वेस्ट बैंक में ऑपरेशन क्लीन के जरिए ईरानी मिलिशिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गाजा में तबाही जारी है। नेतन्याहू ने ठान लिया है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका बाकी है, वो इसी तरह गाजा में बम बरसाते रहेंगे। इतना ही नहीं, तबाही का ये दायरा वेस्ट बैंक तक बढ़ता जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के युद्ध के बीच आगे की रणनीति के बारे में खुलासा किया है। बेंजामिन ने कहा है, हमास के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल जॉर्डन नदी के पश्चिम के पूरे क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करेगा। यानी इजराइल उसी तरह की नाकाबंदी वेस्ट बैंक में करना चाहता है जैसा कि उसने गाजा में की हुई। यानी नेतन्याहू गाजा की तरह वेस्ट बैंक का खात्मा करके उसे इजराइल में मिलाने पर काम कर रहे हैं। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में पड़ता है, जहां इजराइल की सीमा लगती है। यूएन ट्रीटी के मुताबिक इजराइल की सेना जॉर्डन नदी से आगे नहीं जा सकती और उधर हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी जॉर्डन नदी को पार करके वेस्ट बैंक से आगे नहीं आ सकते। लेकिन इजराइल ने हमास से युद्ध खत्म होने के बाद वेस्ट बैंक में अपने इरादे जाहिर कर दिए, जिससे ईरानी प्रॉक्सी भड़क गए। इजराइल के प्लान के बाद हमास और हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए। दोनों फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर वाले इलाकों पर मिसाइलें दागी।
कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर भी गिरी, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डाली। इस बीच वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कई जगह पर जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। अधिकतर ऑपरेशन रात में किए जा रहे हैं। इसी तरह गाजा में खान यूनिस और राफा बॉर्डर के रिफ्यूजी कैंप में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजराइल के इन हमलों पर ईरान ने युद्ध की धमकी दे डाली। अगर ईरान युद्ध में उतरता है तो अरब में महायुद्ध तय। अगर ईरान की ताकत की बात करें तो ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिक 3,50,000 है। ईरान के पास 4,071 टैंक हैं, जबकि 541 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन भी है और 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम फतह मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 450 किलो है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 1500 किलो है। इसमें भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके अलावा शाहाब मिसाइल से ईरान केमिकल अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर जबकि 700 किलो पेलोड क्षमता है। इसके अलावा अमेरिका को शक है कि ईरान ने चोरी छिपे एटमी पावर हासिल कर ली। अगर ये सच साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत वाला वक्त है, क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए चीन और रूस तैयार है। यानी सीधे तौर पर अरब में महाशक्तियों में टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।